प्रतिक्रिया माझी अशी आहे की मध्यम 2 महिन्यापूर्वी काही ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या अधिकाऱ्याने आम्हाला बातमी दिली होती की 5 टप्प्यामध्ये महाराष्ट्राच्या निवडणुका होतील आणि कोविडचं जे ढोंग धतुरं लावलं होतं त्याचंच कारण ते होतं. महाराष्ट्रामध्ये इलेक्शन मी 84 पासून लढतोय. कुठेही दंगा झालेला नाही. एक दगड मारायला माणूसही त्यावेळेस मिळत नाही. अशा असणाऱ्या परिस्थितीमध्ये 2 फेजेसचे निवडणुकीच्या हे 5 फेजेसमध्ये घेऊन जाणं याचं एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमिशननी दिलं पाहिजे. इथे बर्फ पडत नाही, या महिन्यामध्ये पाऊस पडत नाही किंवा या महाराष्ट्रामध्ये दळणवळण असं नाही की घोड्याने जावं लागतंय, हत्तीने जावं लागतंय, असा एकही प्रदेश नाही. रिझर्व्ह पोलीस पाहिजे फोर्स तेवढा आहे. ऍडमिनिस्ट्रेशनचा स्टाफ आहे तोही या ठिकाणी आहे. आणि मग 5 फेजेसमध्ये काय घेतला याचा असणारा खुलासा करावा. ऍडमिनिस्ट्रेशनने जे आम्हाला असणारा 2-3 महिन्यापूर्वी सांगितलं होतं, वॉर्न केलं होतं, ते आज अस्तित्वामध्ये आलेलं आहे. इलेक्शन कमिशनने स्वतःला एका चर्चेच्या घेऱ्यामध्ये घेतलं आणि अनेक जण आता विचारणार आहेत की शांतता महाराष्ट्र हा अशांतता इलेक्शन कमिशन करायला निघालेला आहे का. आणि त्याच्यामुळे पुन्हा आमची असणारी विनंती राहणार आहे की महाराष्ट्राच्या इलेक्शन 2 फेजेसमध्ये घ्याव्या. 24 एका वेळेस, 24 दुसऱ्या वेळेस इथं शांततेने पार पडतील. इलेक्शनच्या संदर्भातली कुरकुर चालते, पण कोणीही त्याच्यावरनं दंगा धोपट मारामाऱ्या अमुक असं काही झालेलं नाही. जे काही दंगा धोपट मारामाऱ्या झालेल्या आहेत ते निवडून आलेल्या आमदारांनी केलेले आहेत, उमेदवारांनी केलेल्या नाही. त्याच्यामुळे 2 फेजेसमध्ये ह्या निवडणुका आणाव्यात अशा रीतीचा आम्ही एक टेलिग्राम पक्षाच्या वतीने इलेक्शन कमिशनला पाठवणार. इलेक्शन कमिशनच्या आयुक्तांनी असं देखील म्हटलंय की विरोधकांची मागणी आम्ही ग्राह्य धरू शकतो, परंतु अनेक समस्या आहेत. काही ठिकाणी फेस्टिवल असतात, काही ठिकाणी दंगे होतात किंवा काही ठिकाणी अनेक कार्यक्रम असतात. त्याच्यामुळे 2 टप्प्यांमध्ये किंवा कमी टप्प्यामध्ये घेता येणार नाही म्हणून वेगवेगळ्या टप्प्यामध्ये. इथे महाराष्ट्रामधला असणारा होळीचा एकच सण मला वाटतं या महिन्यामध्ये आहे. त्याच्या पलीकडे नाही आणि तो कॉमन सण आहे मी असं म्हणतो. देशभराचा सण आहे तो. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही सण नाही. त्याच्यामुळे असणारा जे काही थातूर मातूर कारणं इलेक्शन कमिशनने महाराष्ट्राच्या निवडणुकीपुरती दिली आहेत ती मला वाटतं वस्तुस्थितीला धरून नाही. उलट इलेक्शन कमिशनने एका ठिकाणची तारीख 1 दिवसांनी पुढे ढकललेली आहे. एक सण लक्षात घेऊन असणारा पुढे ढकललेली आहे. त्याच्यावरनं इलेक्शन कमिशनच स्वतःला कॉन्ट्रडिक्ट करते अशी परिस्थिती आहे. अनेक दिवसांपासून इलेक्शन कमिशन सर्वांच्या टार्गेटवर असतं. अगोदर ठाकरे गटाचा निकाल असेल किंवा त्याच्यानंतर शरद पवार गटाचा निकाल असेल, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स असतील आणि आता निवडणुकीचा कार्यक्रम असेल. कायम चर्चेत हे निवडणूक आयोग राहिलेला आहे गेल्या 2 वर्षांपासून. 2 वर्षापासून इलेक्शन कमिशन त्यांनी ज्या जबाबदाऱ्या घेतल्या नाही पाहिजेत, म्हणजे माझं म्हणणं आहे की इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट याच्यामध्ये इलेक्शन कमिशनने पडता कामा नये. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे असणारं कायदेशीर सुद्धा त्यांना असणारं बंधन आहे. पण दुर्दैवाने साधिक अलीचा निर्णय जो होता की ज्यावेळेस पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड नसताना सुप्रीम कोर्टाने एक निर्णय त्यांनी दिला होता की व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन आहे, व्हॉलंटरी ऑर्गनायझेशन इलेक्शन कमिशनकडे रजिस्टर्ड होतात म्हणून त्यांनी असं डिस्प्यूट द्यावं असा जो काही निकाल होता त्यालाच अनुसरू नये असं मी त्या ठिकाणी मानतो. आता इलेक्शन रिझल्ट निकाल झाले, त्यांनी असं फक्त महाराष्ट्राला वरती अन्याय करू नये, 2 फेजेसमध्ये घ्याव्यात एवढीच आमची मागणी त्या ठिकाणी राहणार आहे. सर, एक बहुत बड़ी मांग आप कर रहे हैं. चुनाव आयोग ने आज जो कार्यक्रम की घोषणा की है उसके बारे में हिंदी में बता दें. तो मैं ये कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में 5 फेजों की इलेक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. मैं 1984 से यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हूं.
कहीं दंगा नहीं हुआ है, ना यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना है, ना यहाँ पर कैंडिडेट्स के अंदर आपस में झगड़ा हुआ है। लोग जो है वो इलेक्शन को शांतिपूर्वक करते हैं और सरकार को हमेशा मदद करते हैं। ऐसे स्टेट को 5 राज्यों में इलेक्शन करवाना, इसका मतलब यही संदेशा देना है कि महाराष्ट्र अब जो वॉलेटाइल बन चुका है, शांतिपूर्वक नहीं रहा है, तो ये जो इलेक्शन कमीशन मैसेज देना चाह रहा है ये गलत है और इसको हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और इलेक्शन कमीशन को विनती करेंगे, जो पुराना रिश्ता था महाराष्ट्र और इलेक्शन का 2 फेजेस में होता था, वो 2 फेजेस में ही इलेक्शन पूरी करे, ऐसे हम उनको विनती करने वाले हैं। सर, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरे देश का कार्यक्रम जो है जाहिर कर दिया है, उसके बारे में ये बदलाव किए जा सकते हैं क्या? इलेक्शन की डेट जो है वो 2 फेजेस में हमेशा किए जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी अनाउंसमेंट किया है, नोटिफिकेशन नहीं निकला, नोटिफिकेशन के अनाउंसमेंट के बाद निकलेगा। तो उम्मीद है कि हम लोग शाम तक जो है वो टेलीग्राम इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और या वेबसाइट पे उनके अपील करेंगे उनको कि वो दो फेजेस में करें, क्योंकि वही मेरे ख्याल से एक शांतिपूर्वक स्टेट की जो इमेज है वो बरकरार रखनी चाहिए, ऐसा हम लोग को लगता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में पार्टीज में स्प्लिट हुई है, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, या फिलहाल जो राजकीय यहाँ की परिस्थिति है उसको देखते हुए ऐसा निर्णय लिया होगा? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कि पार्टीज स्प्लिट हो चुके हैं, लेकिन वो भी शांतिपूर्वक स्प्लिट हो चुका है, उसमें भी कोई दंगा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। म्यूचुअली जो ऑफिसेस है उस म्यूचुअली ऑफिसेस का भी जो है हम नहीं लेंगे करके कहा गया है। तो ऐसे शांतिपूर्वक माहौल में जब पार्टियों का स्प्लिट होता है और ऑफिसेस और उनकी संपत्ति का भी स्प्लिट शांतिपूर्वक स्प्लिट होता है, तो मैं मान के चलता हूं कि आगे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो मन में डर बैठा है या इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश के तौर से देख रही है, नजरिए से देख रही है, ये गलत है, मैं मानता हूँ। पहले ही आरोप हो रहे हैं कि चुनाव आयोग पर कहीं न कहीं सरकार का दबाव है, और जिस तरह से आनंद फानंद में नई नियुक्तियां हुई है, जिसके बाद ये कार्यक्रम की घोषणा हुई है, क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल मोटिव होगा? देखिए, मैं ये कहूंगा कि किसी के पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव हो, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी जो है उनको जो चाहिए वो बात वो इलेक्शन कमीशन के सामने रख सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ईवीएम के बारे में जो अनसन जजमेंट दे रही है वो मेरे ख्याल से रोकना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आपने जजमेंट दिया है किस एक्सपर्ट कमेटी के मुताबिक आपने किया है। क्या वहां पे जो जुडिशरी में बैठे हुए लॉर्डशिप है उनको हैकिंग की जानकारी है? अगर उनको हैकिंग की जानकारी है तो शायद मेरे ख्याल से वो उसका तर्क देते। ईवीएम अगर वो किसी एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजते और उनकी अगर राय आती तो मैं मानता कि उसमें हैकिंग नहीं है। मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि एक केस बंबई हाई कोर्ट में मैं खुद लड़ रहा हूं कि ईवीएम हैक की जाती है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया उस मैटर में है, पिछले 6 महीने से ताल मटोल हाई कोर्ट में चल रहा है उनका, ये एप्लीकेशन दो, वो एप्लीकेशन दो, वो एप्लीकेशन दो, वो एप्लीकेशन दो, ताकि वो मैटर सुनवाई ही ना आए। इस तरीका जो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है उससे जाहिर होता है कि वो उसमें फंस गए हैं, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो खुद एफिडेविट पे कह रहा है कि इसमें टेक्निकल मिस्टेक हो चुकी है। जब रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, अगर वो ही जब एडमिट कर रहा है कि टेक्निकल मिस्टेक हो गई है, तो अब टेक्निकल मिस्टेक क्या है उसको ढूंढना है। अब उसको ढूंढने की जो पिटीशन है उसी पर ये अड़ंगा लगा के बैठे हैं कि ये टैंपरिंग नहीं हो जा सकती है। हम लोग ने बता भी दिया 3 दिन पहले कि ईवीएम में दो चिप्स जो आती है वो रास्ते पे मिलती है, उसको कभी भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसके बारे में जो है वो इलेक्शन कमीशन कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ कहने के लिए तैयार है। इसलिए हम
सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि आपके पास अगर या किसी भी हाई कोर्ट के पास ये अगर पिटीशन आई तो आप फॉरेंसिक लेबोरेटरी मत भेजिए इसको, कि उनके पास वो टेक्निक है, वो उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। आप इसको अगर भेजना है तो IITs में भेजिए। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के जो हैकर्स है, या आप किसी एक यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करिए कि जिसके पास अप टू डेट IT डिपार्टमेंट है, आप उसको भेजिए, उनका रिपोर्ट लीजिए। सुप्रीम कोर्ट खुद कैसे सर्टिफाई कर रहा है ना ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये गलत है पूरी तरह के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देना, ऐसा मैं मानता हूं। दीज आर टेक्निकल इशू एंड सुप्रीम कोर्ट शुड टेक द हेल्प ऑफ द टेक्निकल पर्सन्स टू अंडरस्टँड दिस इशू एंड देन गिव अ जजमेंट। सर हिंदी जागा वाटपांची चर्चा कुठपर्यंत आली? कारण की काल महाविकास आघाडीची बैठक झाली. मला त्याच्यातलं काहीही माहिती नाही. आमच्याकडचे असणारे प्राध्यापक धैर्यवान फोनकर बोलतायत ते आणि कमिटी असं ते डिसाईड करणार आहे, त्याच्यामुळे मी त्याच्यामध्ये लक्ष घालत नाही. भारत जोडो यात्रा मुंबईत आहे, उद्या सभा देखील आहे. नाना पटोलेंनी असं म्हटलंय की तुम्हाला देखील आमंत्रण दिले, तुम्ही उद्या सभेला जाणार आहात का शिवाजी पार्क? ते आम्ही असं त्याच्यामध्ये त्यांनी निमंत्रण दिलंय, ते निमंत्रण आम्ही स्वीकारलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता त्यांच्याकडून पुढचं काय होतं हे आम्हाला माहित नाही अजून. सर जो जानकारी हमें बताई जा रही है उस हिसाब से महाविकास आघाड़ी के बैठक में सभी नेताओं ने आपको 4 सीटों का प्रपोजल दिया हुआ है, कल जिसमें सर धुले है, रामटेक है, अकोला है और मुंबई की एक सीट है. सवाल ऐसा है उसमें कि कल की जहां तक मुझे पता चला है, महाराष्ट्र मतलब वंचित बहुजन आघाड़ी की महाराष्ट्र कमेटी की बैठक हुई. उस बैठक में उन्होंने सीधा कहा है कि हम 4 सीट पर नहीं ले रहे, आप अपना प्रस्ताव आपके पास रखिए और लेना है तो हमने जो दिया है उस पर बात कर लीजिए. बिना बात करते हुए अगर आप देने के लिए तैयार हो तो उन्होंने कहा कि भैया आप जो है उस पर फैसला कर दीजिए. तो जहां तक महाराष्ट्र कमेटी की बात है, जहां तक मैं जानता हूं कि उन्होंने उसको ना किया है समय मान. तो आपने ये जो प्रपोजल है उसे सवाल ऐसा है कि मुझे नहीं, ये कमेटी का प्रपोजल है. मेरे ख्याल से कल ही उनका बयान आया था, तो उसको उस बयान पे और वो दोनों देखेंगे, इसलिए मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता. सर तो क्या थैंक यू, थैंक यू. सर राहुल गांधी को लेकर कल जो उनकी मोर्चा होने वाला है शिवाजी पार्क में, उसको लेकर बताया है नाना पटोले जी ने कि आपको न्योता दिया गया है, तो क्या कल आप उनके राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, मोर्चे में शामिल होंगे? कमेटी जो है डिसाइड करके बताएगी. कमेटी जो कहेगी वो मैं करूंगा. जाना है तो जाऊंगा, उन्होंने नहीं जाना है तो नहीं जाऊंगा. सर कब तक ते त्यांचा निर्णय आहे राजा, तुम्ही मला कशाला हे करताय. आतापर्यंत अनेक बैठका झाल्या, बैठकांचं आमंत्रण तुम्हाला देण्यात आलं. थँक्यू. झालं, चला, थँक्यू.